बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर क्लास, हम लोग सॉलिड एनालिसिस और सॉलिड सैंपल में सॉइल और सेडिमेंट को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसका तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे उस मेन हेडिंग का, दैट इज़ एनालिसिस ऑफ सीवेज स्लज। तो कोर्स आपको पता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड माय नेम इज़ डॉक्टर ताहिर मकबूल। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस का आंसर देंगे और कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। वो ये हैं, दैट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन जिसका हम आंसर देंगे, दैट इज़ व्हाट इज़ सीवेज स्लज। बेसिकली सीवेज स्लज है क्या? स्लज का नाम आपने सुना होगा डेफिनेटली। सेकेंडली है, हम जो डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द कंपोजिशन ऑफ सीवेज स्लज। ये बहुत स्पेसिफिकली केमिकल कंपोजिशन देखेंगे और कुछ जनरल कंपोजिशन भी हम इसके बारे में देखेंगे। सिमिलरली सीवेज स्लज को डिस्पोज कैसे किया जाता है, क्योंकि ये देखना ज़रूरी है और इसी के अंदर हमारा आंसर होगा कि इसका एनालिसिस क्यों ज़रूरी है। एंड देन उसकी एप्लीकेशन है सॉइल के हवाले से। ये भी एक डिस्पोजेबल सीवेज स्लज को डिस्पोज करने का मेथड है सॉइल के ऊपर, उसकी एप्लीकेशन। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि सीवेज स्लज हैज़ार्डस क्यों है, क्योंकि अगर हैज़ार्डस है तो फिर हम उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। मॉनिटर करने के लिए हमने उसको एनालाइज करना है। एंड फाइनली हम उसके एनालिसिस के हवाले से कुछ बातें करेंगे। चलें, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। स्लज बेसिकली है क्या, या सीवेज स्लज स्पेसिफिकली क्या है? स्लज आपको पता है सॉलिड की एग्जांपल है। स्लज जनरेटेड इन म्यूनिसिपल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जनरली नोन एज सीवेज स्लज। आपको पता है आपके घरों का जितना भी सीवेज है वो सारा एक ज़्यादातर जो डेवलप सिटीज़ हैं उनके अंदर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं। वो शहर का सारा जो सीवेज इकट्ठा होकर वहाँ जाता है, तो वहाँ पे जो स्लज जनरेट होता है उसको हम सीवेज स्लज का नाम देते हैं। थोड़ी सी बातें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, वो देख लें। अगर हर आदमी के हवाले से हम बात करें तो अबाउट 2 to 3 लीटर्स ऑफ स्लज इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड पर पर्सन ईच डे। इसीलिए कहते हैं थोड़ा खाया करें। तो हर आदमी तकरीबन आप देख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स खुराक के वो 2 से 3 लीटर तक स्लज प्रोड्यूस कर रहा है और ये सारा कुछ एनवायरनमेंट के अंदर जा रहा है। अगर आप अपने वेस्ट वाटर देखें, जितना भी आप वाटर वेस्ट करते हैं, तो उसका 1 to 2% जो है आपके वेट स्लज के अंदर कन्वर्ट होता है। सिमिलरली अगर आप जो वेट स्लज है उसके ड्राई कंटेंट्स की बात करें कि उसके अंदर सॉलिड कंटेंट कितने होते हैं, तो उसकी रेंज है 0.25 से 12%। अब इस जो ड्राई सॉलिड्स हैं उसके अंदर 60 to 70% जो है वो ऑर्गेनिक मैटर होता है, क्योंकि ज़्यादातर अगर आप देखें आपके किचन वेस्ट में देख लें तो ज़्यादातर ऑयल है, ग्रीस है, इसी तरह जो है ना साबुन एडेड है। तो ज़्यादातर आपके पास क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है जो बेसिकली आप अपने वेस्ट वाटर के अंदर डाल रहे होते हैं और अल्टीमेटली वही सीवरेज सिस्टम के ज़रिए आपके गुजर के फाइनली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जाना है और अल्टीमेटली उसने सीवेज स्लज के अंदर कन्वर्ट होना है। तो उसके अंदर जो मैक्सिमम पार्ट होता है, जो ड्राई सॉलिड्स हैं उसका जो मैक्सिमम पार्ट होता है, दैट इज़ 60-70% जो होता है वो ऑर्गेनिक मैटर होता है। कंपोजिशन के हवाले से देख लें। अब स्लज के अंदर चूँकि वेस्ट है, आपको पता है कि आपका सीवेज वाटर है, तो उसके अंदर ज़्यादातर हाईली पोल्यूटिंग सब्सटेंसेस होते हैं। जो ज़्यादा हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं स्लज के, उसके अंदर बायोलॉजिकल देखें तो पैथोजेंस होते हैं, जिनके अंदर वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, एग ऑफ पैरासाइटिक वर्म्स होते हैं। पोलियो आप देखें, अक्सर आपने सुना होगा कि जी फ़लाँ शहर के जो सीवेज सैंपल लिए गए तो उनके अंदर पोलियो वायरस जो है वो डिटेक्ट हुआ। तो बेसिकली ओरो फीकल रूट है जो पोलियो है उसके वायरस का, यानी मुंह के रास्ते में एंटर होता है और आपके स्टूल के साथ वो एग्ज़िट होता है और फिर आगे जो है वो फैलता है। तो पैथोजेंस जो हैं ये सबसे हार्मफुल कंपोनेंट है। अगर आप देखें बहुत सारी जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं वो आपके सीवेज स्लज के जो वेट स्लज है स्पेसिफिकली उसके ज़रिए फैल सकती हैं। सेकंड कंपोनेंट है टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम पहले बात कर रहे हैं जो ड्राई सॉलिड हैं उसका मेजर पार्ट 60 to 70% जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनमें बहुत सारे टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं।
सिमिलरली हैवी मेटल्स हैं, ठीक है ना। हैवी मेटल्स तो अगर आप ड्राई सॉलिड में देखें तो उनकी कंसनट्रेशन बहुत हाई होती है, इवन के इन सम केसेस इट एक्सीड अप टू 1000 मिलीग्राम पर किलोग्राम। सो हैवी मेटल की इतनी हाई कंसनट्रेशन का स्लज के अंदर, सीवर स्लज के अंदर होना, टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का होना, पैथोजन का होना, इसको हाईली टॉक्सिक बना देता है, हाईली फ्लोटिंग बना देता है। तो इसकी ट्रीटमेंट और इसकी कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अगर हम केमिकल कंपोजिशन वेस्ट वाटर स्लज की बात करें तो उसके लिए ये टेबल है, बहुत ये सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ड्राइड सॉलिड के हवाले से ये जहाँ पे परसेंटेज जो रिपोर्ट की गई हैं वो परसेंट ऑफ टोटल सॉलिड्स हैं, यानी कि जो आपका वेस्ट वाटर स्लज है उसके जो सॉलिड कंटेंट का कितना परसेंट है, वो स्पेसिफिक जो आप बात कर रहे हैं कंपोनेंट की, तो परसेंटेज के लिहाज से देख लें या मिलीग्राम पर लीटर, तो वहाँ पे सॉलिड की बात कर रही है, टोटल सॉलिड की, एक्सेप्ट यहाँ पे पीएच, अल्कलिनिटी और ऑर्गेनिक एसिड्स, ये जो हैं रेफ़र करते हैं वेट स्लज के। जो हैवी मेटल्स हैं उनको मिलीग्राम पर किलोग्राम के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है। सो पीएच अगर आप देखें तो 5 to 8 है, अल्कलिनिटी 580 to 3500 है। मुझे ये सारा टेबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखें, ग्रीस एंड फैट्स जो हैं वो 5 to 30% तक आपके जो सॉलिड कंटेंट है उसका हो सकते हैं। जो सॉलिड कंटेंट ऑफ वेस्ट वाटर स्लज है उसका 30% आपके पास ग्रीस एंड फैट्स हो सकते हैं। इसके अलावा ये सारी की सारी हैवी मेटल्स हैं जो कि मिलीग्राम पर केजी के तक दिखेंगे। इसमें देखें अगर आप क्रोमियम जो है दैट इज़ 10 to 99,000 मिलीग्राम पर किलोग्राम तक हो सकती है। आयरन अगर आप देख लें 1000 to 1,54,000 पर मिलीग्राम हो सकती है। सो ये हैवी मेटल बहुत ज़्यादा अमाउंट में ड्राई सॉलिड्स के अंदर, जो ड्राई सीवर स्लज है उसके अंदर हो सकती हैं, क्योंकि हमने स्लज की ज़्यादातर जब एनालिसिस करना है तो उसको पहले ड्राइंग करना है, जैसे कि हमने सॉइल सैंपल के अंदर पढ़ा। तो फिर उसी हवाले से ये जो है मिलीग्राम पर केजी ऑफ द ड्राई सॉलिड उसको मेंशन किया गया है। तो ये तो थी केमिकल कंपोजिशन वेस्ट वाटर स्लज की। अब है कि सीवेज स्लज जो है, जारी बात है हर शहर में सीवरेज सिस्टम वर्क हो रहा है, और आप पहले बात हो चुकी है कि 2 से 3 लीटर तक आप जो है स्लज प्रोड्यूस कर रहे हैं एक बंदा घर में। तो इसका मतलब क्या है कि अल्टीमेटली इसको कहीं तो डिस्पोज ऑफ करना है। तो उसके लिए काफ़ी सारे मेथड हैं जिसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए। तो सबसे जो पहला मेथड है दैट इज़ सॉइल एप्लीकेशन है, क्योंकि ये बड़ा रिच होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, तो ऑर्गेनिक मैटर इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको सॉइल के ऊपर अप्लाई करते हैं एज फर्टिलाइज़र और सॉइल कंडीशनर। इसको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। सेकेंडली हम इसको लैंडफिल के अंदर लैंडफिल में डाल देते हैं। आपको पता है कि ट्रीटमेंट के बाद जो उसका समझ लें जो सीवर स्लज है उसको उठा के लैंडफिल, आपको पता है कि एक मखसूस लैंड का एरिया है जहाँ पे आप गारबेज वगैरह या जितना भी वेस्ट है वो डालते हैं। बाद औक़ात ये ज़मीन के अंदर हम इसको गड़ा खोदा होता है उसके अंदर डाल देते हैं, या फिर समटाइम ज़मीन के ऊपर ही इसको इकट्ठा कर देते हैं लैंडफिल की सूरत में। लेगूनिंग भी एक प्रोसेस है। इसके अंदर बेसिकली लेगूनिंग पॉन्ड्स बने होते हैं, उनके अंदर हम क्या करते हैं सीवर स्लज को ये बेसिकली ट्रीट किया जाता है सीवर स्लज को इन द फॉर्म ऑफ पॉन्ड्स के अंदर इकट्ठा करके, जो वेट सीवर स्लज है उसको इंसिनरेशन करते हैं, मतलब जला देते हैं। बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक इंसिनरेटर या बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं, अक्सर आपने देखे होंगे, तो मतलब मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे, तो वहाँ पे क्या करते हैं जो आपका सॉलिड वेस्ट होता है उसको आप क्या करते हैं बर्न कर देते हैं एट हाई टेम्परेचर, उससे जान छुड़ाने के लिए। और एक और मेथड जो सीवर स्लज को डिस्पोज ऑफ करने का था वो है डिस्पोजल एट सी। ज़्यादातर कंट्री जहाँ पे इन्वायरमेंट के ऊपर बड़ा फोकस है वहाँ पे जो सी के अंदर इसका डिस्पोजल है उसको बैन कर दिया गया है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो फिर वाटर पोल्यूशन काज करता है। अब हम सॉइल के ऊपर इसकी एप्लीकेशन क्यों की जाती हैं, कैसे की जाती हैं, ये देख लेते हैं थोड़ा सा। सो इट इज़ जो सीवेज स्लज को सॉइल के ऊपर डालना या सॉइल के अंदर एज अ मैन्योर इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, कई सालों से ये प्रैक्टिस जारी है। ज़्यादातर एग्रीकल्चर सॉइल जहाँ पे आपने फसलें काश्त करनी होती हैं उनकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं।
फॉरेस्ट सॉइल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो लैंड डिस्पोजल साइट है वहाँ पे भी हम इसको अप्लाई करते हैं। इसे सॉइल कंडीशनर के तौर पे वेजिटेबल गार्डन्स में यूज़ किया जाता है, यानी सब्जियों के ऊपर डाला जाता है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। फिर लॉन्स के अंदर डाला जाता है, गोल्फ कोर्स के अंदर डाला जाता है, पार्क्स के अंदर डाला जाता है, ताकि जो है ना सॉइल कंडीशनर के तौर पे वहाँ पे अच्छी जो ग्रास है उसको हासिल किया जा सके। अब इसका क्यों डालते हैं हम सॉइल के अंदर, ये इसके दो पर्पस हैं बेसिकली। नंबर वन, इट प्रोवाइड्स अ पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंसिव फर्टिलाइज़र। हमें पता है कि इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होता है, तो ऑर्गेनिक मैटर एज अ फर्टिलाइज़र काम करता है। मतलब इसमें नाइट्रोजन भी होगी, फास्फोरस भी होगी, पोटाशियम भी होगी, तो इस वजह से क्या होगा, ये रिप्लेस कर देता है एक्सपेंसिव फर्टिलाइज़र डालने की बजाय आप उसको डिस्पोज ऑफ कर दें, सॉइल के ऊपर अप्लाई कर दें। ठीक है ना। स्लज कंटेन्स मैनी ऑफ द न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ। इस वजह से इसको जो है ना पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंसिव फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। सिमिलरली दूसरा जो मेथड है सॉइल के ऊपर अप्लाई करने का, कि हम इसको बेसिकली ट्रीट करना चाहते हैं। ट्रीट कैसे होगा, हम इसको सॉइल के ऊपर डाल देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। सो देयर वुड बी अ कम्बिनेशन ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कम्बिनेशन होगा, जो कि बेसिकली जो पैथोजेंस इसके अंदर हैं और टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उन दोनों को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो सनलाइट और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉम्बिनेशन है वो बेसिकली हम अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम जो स्लज है उसको डिपॉजिट कर देते हैं सॉइल के ऊपर, और फिर ये समझ लें नेचुरल प्रोसेस है ट्रीट करने का स्लज को। तो दो कॉन्टेमिनेशन से हम आराम से जान छुड़ा सकते हैं, दैट इज़ पैथोजन एंड टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब पैथोजेंस जो हैं वो क्या हैज़र्ड्स काज कर सकते हैं। हमें पता है कि अगर आपका सीवेज स्लज जो है जिसको आपने सॉइल के ऊपर डाला हुआ है, अगर ह्यूमन एक्सपोजर को आ गया है, मतलब ज़ाहिर बात है फसलें इंसानों ने काश्त करनी है, सो इफ़ देयर इज़ ह्यूमन एक्सपोजर इट कुड स्प्रेड द डिजीज़, यहाँ से डिज़ीज़ फैल सकती है। मैं इसकी एग्जांपल नहीं देना चाहता, वो क्लास में होता तो ज़रूर आपको देता, तो फ़िलहाल इतना ही। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अगर ह्यूमन एक्सपोजर होगा पैथोजेंस का तो सारी बात है डिजीज़। ऑर्गेनिक मैटर की बात करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर में फ़र्स्ट थिंग तो ये है कि ये वाटर प्रॉब्लम काज कर सकता है अगर आप सॉइल के ऊपर अप्लाई किया होगा। दूसरा क्या है कि बेसिकली जब ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होगा तो आपकी फ्लाइज, मॉस्किटो और रोडेंट्स को समझ लें एक ब्रीडिंग ग्राउंड मिल गया है। तो जब मॉस्किटोज़, फ्लाइज, रोडेंट्स वहाँ पे ग्रो करेंगे, बहुत ज़्यादा उनको मिले फूड आपने दे दी है, तो दे विल रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई। जब मॉस्किटोज़ और फ्लाइज बहुत ज़्यादा होंगे, तो आपने पुरानी क्लासेस में उर्दू में चैप्टर पढ़ा होगा, क्या मच्छर गए बीमारी गई, तो मच्छर आए तो बीमारी आई। तो आपके पास बेसिकली पोटेंशियल रिस्क है मुख्तलिफ डिजीज़ का। आपको पता है फ्लाइज से डायरिया या कॉलरा इस तरह की डिजीज़ फैल सकती हैं। सिमिलरली जो मॉस्किटो हैं वो वेक्टर हैं आपके पास मलेरिया का, डेंगू का, ठीक है ना। तो जब ये चीज़ें ज़्यादा ग्रो करेंगी, ज़्यादा मल्टीप्लाई होंगी, ज़्यादा रिप्रोड्यूस होंगी, तो उनके नतीजे के तौर पे आपके पास डिजीज़ का रिस्क भी बढ़ जाएगा। फिर है हमारे पास कि आपका जो सीवर स्लज है इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स, दैट इज़ नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है। सो अगर ये ग्राउंड वाटर में ट्रांसपोर्ट हो जाए या सरफेस वाटर में, ठीक है ना, मतलब रेन शावर के ज़रिए ये सरफेस वाटर में जा सकता है, या फिर लैंडफिल में अगर आपने डाला हुआ है तो वहाँ से लीच करके ये ग्राउंड वाटर के अंदर मिक्स हो सकता है, तो फिर भी ये प्रॉब्लम का कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर नाइट्रेट बहुत ज़्यादा है, नाइट्रेट कंटेमिनेशन है, तो आपका जो ग्राउंड वाटर है वो कंटेमिनेट है नाइट्रेट से, तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इट वुड बी हेल्थ हैज़र्ड। तो ड्रिंकिंग वाटर के अंदर अक्सर ग्राउंड वाटर इस्तेमाल करते हैं, तो ड्रिंकिंग वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा नाइट्रेट्स का आना आपको बीमार कर सकता है। दूसरी एग्जांपल अगर आप सरफेस वाटर के लिहाज से देखें, तो अगर ये फ़्लो हो गया है, ड्रेन आउट हो गया इनटू सरफेस वाटर, तो फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटाशियम बहुत ज़्यादा है वाटर के अंदर, तो ये हमने वाटर पोल्यूशन के अंदर याद है आपको, हमने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी यूट्रोफिकेशन। तो इट विल कॉज द यूट्रोफिकेशन, क्योंकि हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट्स के ज़रिए यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। अब यूट्रोफिकेशन क्या होती है, उसे क्या हैज़र्ड आते हैं, एक्वेटिक लाइफ कैसे डिस्टर्ब होती है, ये सारी चीज़ें हमने वाटर पोल्यूशन के अंदर पढ़ी हुई हैं।
और फाइनली है कि आपके सीवेज स्लज के अंदर टॉक्सिक हैवी मेटल्स होते हैं और ट्रेस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि टॉक्सिक होते हैं वो होते हैं। तो ये क्या काज कर सकते हैं, मे बी पोज अ रिस्क टू प्लांट एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ज़ाहिर बात है, प्लांट्स आपने अप्लाई किया सॉइल के ऊपर, तो प्लांट्स के अंदर अगर ये अक्यूमुलेट हो जाते हैं तो अक्सर ऐसे हैवी मेटल्स हैं जो कि प्लांट्स को बजाते खुद तो अफेक्ट नहीं करती, लेकिन उन प्लांट्स को जब कंज्यूम करते हैं एनिमल या ह्यूमन डायरेक्टली, तो वो जो है वो फिर उनके लिए हेल्थ हैजर्ड के तौर पे एक्ट करती हैं। एग्जांपल इसकी है दैट इज़ कैडमियम। अब कैडमियम जो है वो जिंक की जगह पे एक्यूमुलेट हो जाती है प्लांट के अंदर, तो अगर उस प्लांट को ह्यूमन इस्तेमाल करेंगे या एनिमल्स इस्तेमाल करेंगे तो ये उनके लिए भी क्या प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। सिमिलरली क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, उनके लिए डायरेक्टली क्या हो सकते हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं। So as far as sampling or analysis is concerned, the analysis of sewage sludge are really important. क्यों इम्पॉर्टेंट हैं ये हम तय कर चुके हैं, क्योंकि सीवेज स्लज एक तो आपके पास बड़ा मेन सोर्स है आपके वेस्ट का, तो उसको मॉनिटर करना बड़ा ज़रूरी है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द सॉइल पोल्यूशन। दूसरा क्या है कि क्योंकि सॉइल पोल्यूशन जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है ह्यूमन हेल्थ को। ये हमने चारों चीज़ें पैथोजन की फॉर्म में, ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में, टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं हैवी मेटल्स की, तो बहुत सारी हैजर्ड्स काज कर सकते हैं। इस वजह से जो सीवेज स्लज है उसकी मॉनिटरिंग ज़रूरी है, मॉनिटरिंग के लिए उनका एनालिसिस ज़रूरी है, एंड एनालिसिस के लिए उनकी सैम्पलिंग ज़रूरी है। अब सैम्पलिंग चूँकि सीवेज स्लज एक सॉलिड के अंदर आता है, तो जो हमने सैम्पलिंग टेक्निक सॉलिड्स के लिए पढ़ी हैं वही यहाँ पे अप्लाई होती हैं बेसिकली। So the general consideration for sampling, storage and sample treatment as discussed for the soil are equally applicable to dust, sediment and sludge. So उन चीज़ों को मैं रिपीट नहीं करूँगा बार बार, तो वही जो हमने मेथड्स पढ़े हैं वही आपने अगर आपको स्लज के हवाले से सैम्पलिंग पूछी जाती है तो वही आपने कोट करने हैं। एंड फाइनली जब आप सैंपल को प्रिपेयर कर लेते हैं और यू टेक इट इन द फॉर्म विच इज़ रेडी टू बी एनालाइज्ड, तो स्पेसिफिक एनालाइट के लिए जो लिटरेचर के अंदर प्रोसीजर है आप उसको फॉलो करके हुए उसको एनालाइज कर सकते हैं। क्योंकि हमारा स्कोप इतना ब्रॉड नहीं है इस सिलेबस का कि हम एक एक एनालिसिस को डिस्कस करें, तो जस्ट आपने जब सैंपल को फॉर स्पेसिफिक एनालाइट के लिए प्रिपेयर कर लिया है, देन यू go to the literature, find the specific procedure and do the specific analysis. So as far as sewage sludge is concerned, our topic is over. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका फाइनल जो सॉलिड सैम्पल्स हैं उनका फाइनल पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज़ द एनालिसिस ऑफ डस्ट सैंपल। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।